हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तनुज चौहान और मैं लास्ट 14 ईयर्स से आईआईटी जेईई और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। मैं जो टॉपिक्स लेता हूँ उसमें मेनली केमिस्ट्री आपके पास है और केमिस्ट्री में आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11 का, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर को हमें बेसिक लेवल पे इक्विलिब्रियम वर्ड से थोड़ा लिंक करना रहेगा। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने इस चैप्टर का नाम शायद सुना होगा, ठीक है। तो वी स्टार्ट अ चैप्टर दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को डिस्कस करने के लिए हमें सबसे बेसिक दो टर्म्स पता होने चाहिए। किसी रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन के अंदर दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक पहले स्टेप पे रिएक्शन की बात करूं, लेट्स से कि A प्लस बी कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट देते हैं C प्लस डी, ठीक है। अगर A प्लस बी से मिलके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है C प्लस डी, तो इस रिएक्शन में अगर मैं ये बोलूं कि टाइम t इक्वल 0 पर इनिशियली मेरे पास A और B का कुछ अमाउंट था, दैट इज सपोज करो मेरे पास कैपिटल A की कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल है और कैपिटल B की कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल b है। तो इन कॉन्सेंट्रेशंस के साथ अगर मैंने स्टार्ट किया और मैंने C और D को 0 लिया, तो हम इस फर्स्ट टाइप में इमेजिन करें कि रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है। तो अगर रिएक्शन का डायरेक्शन सिर्फ फॉरवर्ड फिजिबल है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट C और D दोनों वापस से A और B में कन्वर्ट नहीं होते। अगर हमने यहाँ ये बोला कि रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है, तो इट दैट मींस कि A और B रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में मुझे देते हैं C और D। ऐसी रिएक्शंस के अंदर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, यानी स्टार्टिंग हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद जब रिएक्शंस आगे बढ़ती हैं तो रेगुलरली मेरा रिएक्टेंट A और B किसमें कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज C एंड D। तो हम टाइम के साथ ही ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि A और B कंज्यूम होते जाना है, तो इनके कॉन्सेंट्रेशंस लगातार क्या होते जाएंगे, डिक्रीज। और क्योंकि C और D फॉर्म होते जाना है, तो इनके कॉन्सेंट्रेशंस हमें लगातार क्या दिखेंगे, इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहे हैं और ये लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी ना किसी फाइनाइट टाइम पर जाके एक कंप्लीशन टाइम का जब होगा, कि रिएक्शन का कंप्लीशन जब होगा, तो मुझे A और B की कॉन्सेंट्रेशन फिनिश होती हुई दिखाई देगी और C और D का एक पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्म होते हुए दिखाई देगा। जैसे क्लियर? ऐसी रिएक्शंस को हम ये बोलते हैं कि ये रिएक्शंस वन साइडेड रिएक्शंस हैं और हम इनके लिए वर्ड यूज करते हैं, दीज आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इन रिएक्शंस की ये क्वालिटी कि हमारे रिएक्टेंट्स A और B कंप्लीटली रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स वापस A और B को फॉर्म नहीं करते। इस चीज को मैं तुम्हें कर्व से एक्सप्लेन करके बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सपोज करो ऐसा कर लूं कि x और y एक्सिस लेकर y एक्सिस पे और x एक्सिस पे मैं कॉन्सेंट्रेशंस रिप्रेजेंट करूं कि टाइम t इक्वल 0 पर A और B की कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी जो हमें यहां लगातार A और B से 0 की तरफ मूव होते हुए दिखी। तो अगर मैं यहां y एक्सिस के ऊपर लूं कॉन्सेंट्रेशन और x एक्सिस के ऊपर लूं टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम कर्व में मैं ऐसा ऑब्जर्वेशन देखूंगा कि मुझे A और B का कॉन्सेंट्रेशन किसी पर्टिकुलर वैल्यू से 0 की तरफ मूव होते हुए दिख रहा है। सपोज करो ये मैंने A को शो किया और ये मैंने B को शो किया, तो आप ये देखो कि किसी फाइनाइट टाइम के बाद मुझे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कैसी दिखी, 0। इट मींस ये सारे रिएक्टेंट्स किसमें कन्वर्ट हुए, C और D में। सिमेट्रिकली मैं ये बोल सकता हूं कि C का कॉन्सेंट्रेशन रेगुलरली इंक्रीज होता रहा होगा एंड दैट ऑफ D आल्सो। C और D दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती चली गई और एक फाइनाइट टाइम के बाद हमें रिएक्शन का कंप्लीशन मिला, जिसके बाद A और B ने डिक्रीज होना बंद कर दिया और C और D ने इंक्रीज होना बंद कर दिया। इस कर्व से हमें ये क्लियर हुआ कि इन रिएक्शंस की क्वालिटी है कि कभी ना कभी फाइनाइट टाइम के अंदर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अगर इन रिएक्शंस का कंप्लीशन हो जाता है तो हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि एक फाइनाइट टाइम के अंदर क्या होंगी, फिनिश आउट होंगे। सेकेंड टाइप की जो हम रिएक्शंस की बात करेंगे, वो सेकेंड टाइप की रिएक्शंस होंगी कौन सी, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस की अगर बात करें तो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन थी जो वन साइडेड मूव हो रही थी। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। इस रिएक्शन में फिर से मैंने सेम कंडीशन ली कि सपोज करो A और B मेरे पास दो रिएक्टेंट्स थे,
जो कि कन्वर्ट हो रहे थे सी और डी में, लाइक दिस। अगर मैं इसको केवल ये बोलूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है तो बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन इस केस में मैंने कंसीडर किया कि ए और बी मिलके सी और डी को फॉर्म करते हैं, और वाइस वर्सा, जैसे ए और बी सी और डी फॉर्म कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से सी और डी वापस क्या बना रहे हैं, ए और बी फॉर्म कर रहे हैं। अगर सी और डी वापस ए और बी में भी कन्वर्ट होते हैं तो इस टाइप की रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन क्या डिफरेंट होगा कि टाइम t इक्वल 0 पे सपोज करो मैं ये बोलूं कि मेरे पास a और b, स्मॉल a और स्मॉल b कॉन्सेंट्रेशंस थी किसकी, दैट इज ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल A कैपिटल B। अगर ये इनकी कॉन्सेंट्रेशंस थी a और b और टाइम t इक्वल 0 पे मैंने एज्यूम किया कि c और d का कॉन्सेंट्रेशन 0 था, तो हम स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो ये a और b रिएक्टेंट्स हैं जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट्स में C और D का कंसंट्रेशन है ही नहीं। इट मींस ये उस कंटेनर में 0 अमाउंट पर है। अगर ये प्रेजेंट ही नहीं है तो ये रिएक्ट करके वापस A और B फॉर्म भी नहीं करेंगे। यानी स्टार्टिंग में रिएक्शन का डायरेक्शन सिर्फ किधर होगा, दैट इज फॉरवर्ड ओनली, यानी रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड फॉर्म में मूव करेगी। लेकिन अगर मैं टाइम इंस्टेंट एज्यूम करूं, सपोज करो एट टाइम t A कंसंट्रेशन से x अमाउंट डिसोसिएट हुआ A के, सेम B में से हमने x माइनस किया, तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो यहां से डिकम्पोज हुई स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, यानी 1:1 के कॉन्सेंट्रेशन प्रोपोर्शन पे आप यहां यूज कर सकते हो कि ये दोनों C और D की कॉन्सेंट्रेशन x और x होंगी। अब अगर मैं इस इंटरमीडिएट स्टेज की बात करूं तो हमने इस रिएक्शन को बोला है कि A और B रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट C और D बनाता है, और C और D प्रोडक्ट है जो कि वापस A और B रिएक्टेंट फॉर्म करता है। नाउ क्योंकि मेरे पास A माइनस एक्स कॉन्सेंट्रेशन और B माइनस एक्स कॉन्सेंट्रेशन में A और B भी प्रेजेंट है, सेम उसी कॉन्सेंट्रेशन में मेरे पास C और D x और x की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। रीजन क्योंकि मेरे पास A और B दोनों हैं, और उसी तरीके से क्योंकि प्रोडक्ट में C और D की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास x है, यानी उन दोनों की कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है, तो ये दोनों भी आपस में रिएक्ट करते हुए बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब अगर हम दोनों डायरेक्शंस में रिएक्शंस को होते हुए देखेंगे, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन से A और B C और D फॉर्म कर रहा है, सेम उसी तरीके से C और D वापस A और B फॉर्म कर रहा है, तो इस कंडीशन में हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो ये, क्योंकि रेगुलरली A और B प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और सिमिलरली प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहेगा, तो कैन यू इमेजिन कि हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगी, यानी हम इनफाइनाइट टाइम तक भी ऑब्जर्व करेंगे कि रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। रीजन, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कंटेनर मान लूं कि इसके अंदर स्टार्टिंग में A और B था, तो A और B के साथ अगर मैं बोलूं कि कुछ अमाउंट C और D का जनरेट हुआ, तो ये A और B इस कंटेनर के अंदर रेगुलरली C और D में कन्वर्ट होगा, और इसी तरीके से C और D रेगुलरली A और B में कन्वर्ट होगा, और ये रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम तक क्या करेगी, मूव करेगी। इज दैट क्लियर? अब इस ऑब्जर्वेशन के साथ अगर हम बात करें कि रिवर्सिबल रिएक्शन का एक प्रॉब्लम है कि दैट रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड। इस रिएक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती। अगर ये कंप्लीट नहीं होती तो आप समझना केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमें उन सारी कंडीशंस को, उन सारी सिचुएशंस को डिस्कस करना है कि हम प्रेशर के इफेक्ट से, टेम्परेचर के इफेक्ट से, या फिर और कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज की हेल्प से इस रिएक्शन को किसी एक डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं या इसको कंप्लीशन की तरफ भेज सकते हैं। तो हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की वो सारी कंडीशंस इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे बोला, इस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वहां एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम वर्ड को समझने के लिए हमें केमिकल काइनेटिक्स, 12th क्लास का चैप्टर है, उस चैप्टर की 2 हेडिंग्स हमें यहां से यूज करनी पड़ेगी। उन हेडिंग्स को अगर हम यूज करेंगे तो उसके बाद हम वर्ड इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर पाएंगे। टाइमिंग में एक बात और लूं कि अगर मैंने यहाँ पे ये जो रिएक्शन रिवर्सिबल ली थी, इसको अगर मैं वापस एक कर्व से एक्सप्लेन करूं तो यहाँ जो आपको ऑब्जर्वेशन दिखेगा वो पहले वाले केस से स्लाइट डिफरेंट होगा। वो डिफरेंस अगर हम कंसीडर करेंगे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो आपने बोला A और B प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है C और D, क्योंकि C और D वापस A और B बना रहा है, तो हम ये ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन कभी भी 0 नहीं होगी। और अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन 0 नहीं होंगी तो फॉर एग्जांपल अगर मैं A की कॉन्सेंट्रेशन एक पॉइंट से लेके स्टार्ट करूं, ये डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन ये 0 कभी भी नहीं होगा।
सेम उसी तरीके से अगर मैं बी की बात करूं कि वो एक कंसंट्रेशन रेगुलरली क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो सपोज करो ये बी की कंसंट्रेशन थी और वो डिक्रीज होती जाएगी, तो दोनों की कंसंट्रेशन के कर्व में हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिलेगा, दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये कंसंट्रेशंस किसी भी टाइम पर जीरो की तरफ मूव नहीं करेंगे। अगर ये जीरो की तरफ मूव नहीं करेंगे तो सिमेट्रिकली ये ऑब्जर्वेशन हमें सी और डी के लिए भी दिखेगा। स्टार्टिंग में दोनों क्या थे, जीरो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ, सी और डी कुछ बना, लेकिन जब इसे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में फॉर्म हुए तो ये लगातार सी और डी किसमें कन्वर्ट होने लगे, ए और बी, और ए और बी लगातार क्या फॉर्म कर रहे हैं, सी और डी। तो यहां हमें ऑब्जर्वेशन दिखेगा कि सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन जीरो से इंक्रीज होना स्टार्ट हुई और एक पर्टिकुलर वैल्यू तक क्या करती गई, इंक्रीज करती गई। तो इस कर्व और लास्ट कर्व का एक डिफरेंस जो आपको मिलेगा वो डिफरेंस ये होगा कि हम इन दोनों कर्व्स के अंदर ये ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि हमें रिवर्सिबल रिएक्शंस में कंप्लीशन का टाइम अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये लाइन हमें इधर इनफाइनाइट की तरफ मूव होती हुई दिखेगी, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर जाकर इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाएंगी और रिएक्शन फिनिश नहीं होगी। अब क्योंकि रिएक्शन फिनिश नहीं होगी तो मैं इसको लिंक करूंगा वर्ड इक्विलिब्रियम से। फॉर दैट पर्पस मैंने कहा हम ये डिस्कस करेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द लॉ ऑफ मास एक्शन। नाउ जैसे मैंने बोला कि हम दो वर्ड्स की बात करते हैं, कौन सा, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। तो फर्स्टली मैं मूव करता हूं रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक टर्म मैंने यूज किया रेट ऑफ रिएक्शन, इसके अंदर एक टर्म यूज हुई रेट, ठीक है। तो जो वर्ड रेट है उस रेट को आपने फिजिक्स के अंदर काफी यूज किया है, क्या कि हम रेट से कंसीडरेशन लेते हैं कि ये किसी भी चीज के चेंज को रिप्रेजेंट करता है विद टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम डिस्टेंस ट्रेवल की बात करते हो कि सपोज करो तुमने फिजिक्स में दो पॉइंट्स यूज किए, वन इज ए अदर इज बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तुमने कुछ कंसीडर किया, सपोज करो डी, और इस डी डिस्टेंस को टाइम टी के अंदर हमने कवर किया, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि ये डिस्टेंस ट्रेवल करने का रेट क्या है। तो जो वर्ड रेट है उस रेट के अंदर हम कंसीडर करेंगे कि हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड को पर यूनिट टाइम फाइंड कर लें, यानी यूनिट टाइम के साथ डिस्टेंस में क्या चेंज आया उस चेंज को हमने कंसीडर किया, तो हमने बोला दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको मैं और इफेक्टिवली मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूं तो आपने और बेटर वर्ड यूज किया होगा कि अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल को रेट की फॉर्म में डिफाइन करें तो हम एक टर्म यूज करते हैं ds by dt, यानी हम इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक डिस्टेंस का चेंज डिफाइन करेंगे, उसको बोलेंगे ds, और फिर हम उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, यानी सपोज करो ये टाइम t1 पे स्टार्ट हुआ और ये टाइम t2 पर एंड हुआ, तो इस dt को डिफाइन करने के लिए हम t2 minus t1 यूज करेंगे। ऐसा हम फिजिक्स के अंदर रेट को डिफाइन करते हैं। यहां मैंने टर्म लिखा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब किसी रिएक्शन के रेट को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो किसी रिएक्शन के रेट को एक्सप्लेन करने का तरीका होगा कि हम उसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में क्या करें, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हम उसको यूज करें। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करने का मीनिंग कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में ऐसा कि सपोज करो एकदम सिंपल मैंने बोला रिएक्टेंट इज R एंड प्रोडक्ट इज P, ये वन साइडेड यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन हमने लिया फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर ये रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और टाइम के साथ हमने लिखा टाइम t इक्वल 0 पर कॉन्सेंट्रेशन थी A, किसी पर्टिकुलर टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन हो गई A माइनस x। तो यहां पे अगर मैं ये दो टर्म्स लिख रहा हूं, एक A और एक A माइनस x, तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी दैट इज इन मोल्स पर लीटर, ये A माइनस एक्स एट टाइम t फाइनल कॉन्सेंट्रेशन थी दैट इज इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर में ये दो कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे पास आई, यहां से यहां कॉन्सेंट्रेशन का अगर मैं चेंज लिखता हूं तो वी कैन यूज टर्म DC, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से यहां कॉन्सेंट्रेशन का चेंज क्या है, तो वी कैन से दैट इज x। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, नो डाउट यहां से अगर डिफरेंस फाइंड करोगे तो -x आएगा। अभी हम फिलहाल उसको हम कंसीडर नहीं करते कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए साइन क्या यूज करेंगे, ये बात हम पर्टिकुलर करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। लेकिन अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन का चेंज लूं तो दैट इज x। नाउ टाइम का अगर मैं चेंज निकालूं तो t माइनस 0, फाइनल टाइम इज t एंड इनिशियल टाइम इज 0। तो अगर मैं टाइम का चेंज लिखूं तो दैट इज dt। इस dt टाइम की अगर हम वैल्यू लिखें तो वो आएगा मेरे पास t। ये x by t एक टर्म डिफाइन हुआ जो कि कॉन्सेंट्रेशन के चेंज को टाइम के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है।
यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमने लिया dc by dt that is equals to x by t, ये जो dc by dt टर्म मैंने लिखा that is concentration change with time and that particular term is known as the rate of a reaction। किसी रिएक्शन के रेट का मीनिंग होता है कि हम उसके कॉन्सेंट्रेशन के चेंज को टाइम के साथ अगर रिफ्लेक्ट करें कि कितने टाइम के साथ कितनी इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन चेंज है, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो रेट टर्म बहुत सिंपल डायरेक्टली एक फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है कि हाउ फास्ट द रिएक्शन इज और हाउ स्लो द रिएक्शन इज। किसी रिएक्शन को ये देखना कि वो कितनी फास्ट या कितनी स्लो है, उस चीज को हम टर्म रेट से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब अगर यहां से मैं ये बोलूं कि इस dc by dt की वैल्यू को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इफ वी से कि अगर dc by dt की वैल्यू हाई है, यानी अगर ये dc by dt हमें बहुत ज्यादा हाई मिलता है तो मैं बोलूं रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है। और सिमेट्रिकली इफ द वैल्यू ऑफ dc by dt इज लो तो वी कैन से कि रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है। दैट्स द टर्म रेट इज कंसीडर्ड, जो हमें ये किसी रिएक्शन का फील देगी कि कोई रिएक्शन कब ज्यादा फास्ट या कब ज्यादा स्लो होती है। और रिएक्शन को स्लो या फास्ट चेक करने के लिए हमें पर्टिकुलरली कौन सा टर्म यूज करना रहेगा, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन टर्म जो मैंने कहां से इंट्रोड्यूस की, दैट इज फ्रॉम काइनेटिक्स। ठीक है, तो इस काइनेटिक्स वाली इस टर्म को हमें रेट ऑफ रिएक्शन को यहां यूज करना है एंड दैट पर्टिकुलर टर्म जस्ट एक्सप्लेन्स दैट हाउ फास्ट और हाउ स्लो द रिएक्शन इज मूविंग। गॉट इट? ओके, हाँ, नाउ अभी हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया। अब उस रेट को लिंक करने के लिए हम नेक्स्ट हेडिंग लेंगे, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो केमिस्ट्री का मैं ये भी आपको लोगों को बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। आपको सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान देना है। अगर आप बेसिक्स पे पूरी तरह से कंट्रोल रखते हो तो आपको केमिस्ट्री के अंदर नो डाउट मेंस में या नीट के अंदर या एडवांस लेवल तक भी बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि केमिस्ट्री रिलेटिवली बहुत इजी पड़ता है। बस हमें एक ही चीज पे कंसंट्रेशन रखना है कि हम बेसिक्स को एकदम क्लियर रखें। तो हमने जो डिस्कशन अभी तक किया उसके अकॉर्डिंग हमें इक्विलिब्रियम टर्म डिफाइन करने के लिए यहाँ एक नेक्स्ट लॉ डिस्कस करना है, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। इस लॉ को डिस्कस करते टाइम अगर मैं यहाँ पे ये देखूं कि ये वर्ड यूज किया मैंने लॉ, तो पहले हम ये बात कर लें कि इस लॉ वर्ड का यूज हमने क्यों किया। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस के रेट्स जो हैं अगर हमने डिफाइन करना है तो अभी देखो कि मैंने अभी आपको रेट के लिए बहुत बेसिक टर्म से बहुत इजीली डिफाइन कर दिया कि रेट को कैसा डिफाइन करना है। लेकिन रेट को अगर तुम एक्चुअल इमेजिन करो कि मुझे प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाना है और रेट डिस्कस करना है, तो आप समझना कि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है कि हमें लैब्स में जाके रिएक्शंस कराने पड़ेंगे। उन रिएक्शंस के अंदर दूसरा कि कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने इजीली लिखा कि A था A-X हुआ, लेकिन अगर हम लैब में हो और लैब में हमें ये रेट डिस्कस करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन बार बार मेजर करने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको प्रैक्टिकली वो चीजें प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, प्रैक्टिकल मूव करना पड़ेगा। यहाँ जो वर्ड मैंने बोला कि लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसके अंदर हम देख रहे हैं वर्ड लॉ है। तो लॉ वर्ड का ये मीनिंग कि प्रैक्टिकल्स के थ्रू एक रिजल्ट प्रूव हुआ है ऑलरेडी, हम उसको डायरेक्टली एज अ लॉ यहाँ पर यूज करेंगे। मतलब कि हम यहाँ पे उस वर्ड को प्रॉपर एक्सप्लेन थ्योरेटिकली नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ क्या करेंगे, एज अ प्रैक्टिकल रिजल्ट यूज करेंगे कि हम प्रैक्टिकली ये प्रूव कर सकते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो बात कही गई वो हमें डायरेक्टली यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि इस लॉ ऑफ मास एक्शन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें लॉ वर्ड का क्या मीनिंग है। तो देखो आप ऐसा ऑब्जर्व करो कि सपोज करो मैंने एक इक्वेशन लिखी दैट 2 मोल्स ऑफ A reacts with 3 moles of B to give some product। दो रिएक्टेंट्स हैं A और B और वो कुछ भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर ऐसा है मेरे पास कि रिएक्टेंट्स हैं A और B और ये कुछ प्रोडक्ट देते हैं, तो क्या आप ये बता सकते हो कि A और B की रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ कब ज्यादा फास्ट होनी चाहिए? जस्ट अ सेट आप एक बार ये इमेजिन करो कि हाउ वी से दैट द रिएक्शन रेट इज फास्टर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब किस तरीके से A और B के लिए मैं क्या करूं कि रिएक्शन का रेट क्या हो, ज्यादा हो। तो हम ये बात थ्योरेटिकली भी इमेजिन कर सकते हैं कि हम सीधे सीधे एक्सपेक्ट यूज कर सकते हैं कि अगर मैं किसी कंटेनर में A और B का बहुत ज्यादा अमाउंट लूं
तो जितना ज्यादा अमाउंट में लूंगा उतना ज्यादा चांस होगा कि ये दोनों मिलकर किसमें कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। मतलब कि अगर मैं वर्ड अमाउंट की जगह बोलूं ज्यादा बेटर, तो एक टर्म ये आएगी कि हम ये बोलें कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन में जितनी ज्यादा हाई कर दूं, अगर मैं अमाउंट यानी पर लीटर में उनके मोल्स ज्यादा कर दूं तो मुझे ए भी ज्यादा मिलेगा और बी भी ज्यादा मिलेगा। नो डाउट इस बात का चांस ज्यादा होगा कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने ये ऑब्जर्व किया है, तो हमने डायरेक्ट फैक्ट बोला कि हम ये प्रैक्टिकली ना करते हुए भी थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं कि थ्योरेटिकली हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस फास्ट कब होगा, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी आर हाई। तो मैं अगर इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस की बात करूं कि अगर हम इनको हाई रखें तो रेट मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। सेम बात लॉ ऑफ मास एक्शन में कही गई, जो कि साइंटिस्ट दो थे, गुलबर्ग और वागिल, उन दोनों के अकॉर्डिंग हम यहां यूज करते हैं टर्म दैट द रेट ऑफ एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का अगर मैं रेट लिखता हूं तो दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। यहां मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग कि हमने यहां मोल्स पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, यानी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट डायरेक्टली मोल्स पर लीटर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ मैंने बोला रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ये हमने बोला कि हमें थ्योरेटिकली एक फील आ रहा है कि अगर ए और बी ज्यादा है तो रेट ज्यादा होगा। लेकिन साथ साथ एक और चीज ऑब्जर्व करें तो यहां देखो रिएक्शन में इस रिएक्टेंट ए जो है उसके हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में 2 यूज किया, जबकि बी के साथ हमने 3 यूज किया। यानी हम इस रिएक्शन पे ये बोल सकते हैं कि अगर मैं ए के 2 मोल्स यूज करता हूं तो बी के 3 मोल्स यूज होने वाले हैं। यानी हमें किसका अमाउंट ज्यादा चाहिए, दैट ऑफ बी। अगर बी का अमाउंट ज्यादा रिक्वायर्ड है तो नो डाउट इस एक्सप्रेशन के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन से ये भी बोला गया कि हम इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर स्टोइकियोमेट्रिक पावर यूज करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक पावर मींस कि जो रिएक्टेंट जितने ज्यादा मोल्स के साथ यूज हो रहा है वो कंसेंट्रेशन टर्म रेट पर उतना ज्यादा इंपैक्ट देगी, क्योंकि जिस चीज की ज्यादा जरूरत है अगर मैं उसको इंक्रीज करूं तो रेट ज्यादा तेजी से इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू जिसकी कम जरूरत है। गेटिंग माय पॉइंट? अब फाइनली अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करता हूं, ठीक है, तो आप उसे चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट को बोलते हैं द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is always directly proportional to the product of concentrations of reactants with their stoichiometric powers. I am repeating that, मैं एक बार दोबारा से बोल देता हूं। The rate of the chemical reaction is always directly proportional to the product of concentrations of reactants with their stoichiometric powers. यानी किसी रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स उसके पावर पर आते हैं, यानी जिसकी जितनी ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट है वो रेट को उतना ज्यादा इफेक्ट करता है। ये जो एक्सप्रेशन मैंने तुम्हारे सामने लिखा दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी प्रैक्टिकल प्रूवन रिजल्ट है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रैंडम लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं R इज अ रिएक्टेंट एंड P इज अ प्रोडक्ट और अब मैं आपसे कहूं कि लॉ ऑफ मास एक्शन से इसका रेट क्या होगा, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि ये R की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां नंबर अगर कुछ होता तो ठीक, कुछ ना हो तो हम क्या इमेजिन करते हैं, दैट इज 1। तो मैं बोलूं कि यहां इसकी स्टोइकियोमेट्रिक पावर में 1 होगा। ये सिंपल स्टेटमेंट लॉ ऑफ मास एक्शन की है जो हमें इक्विलिब्रियम वर्ड को समझने के लिए यूज करनी है। यानी इन दो एक्सप्रेशन से हम रेट को लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के प्रोडक्ट्स के प्रोपोर्शनल विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक पावर। नेक्स्ट स्टेप पे आता हूं, तो रेट के अंदर ये मैंने साइन लिया प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम रिप्लेस करें तो कंप्लीट एक्सप्रेशन में हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, ऐसा आप मैथमेटिकली जानते हो। तो मैंने यहां पे कांस्टेंट यूज किया दैट इज k। यानी अगर मैं इक्वलिटी पे यहां प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिप्लेस करूं तो मैंने कांस्टेंट ऐड किया। सिमेट्रिकली इस रिएक्शन के लिए करूं तो मैंने लिखा रेट इज इक्वल्स टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ R। और ये जो k कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट k को हम एक और नए नाम से यूज करते हैं एंड वी नो दैट एज रेट, सॉरी, दैट इज कॉल्ड
दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो मेरे पास है, इस रेट कांस्टेंट को यहां हमने के फॉर्म में यूज किया, यहां भी के फॉर्म में यूज किया। तो रेट कांस्टेंट किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए गिवन होगा और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स पर उसकी वैल्यू बेस्ड होगी। ये डिटेल डिस्कशन यानी जो मैंने इसके पहले टर्म तो में डिफाइन कराई रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के लिए नहीं है, और अभी जो मैंने तुम्हें डिस्कस कराया लॉ ऑफ मास एक्शन, ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के लिए नहीं है। ये दोनों फैक्टर्स हमें सिर्फ यूज करने हैं टू अंडरस्टैंड द वर्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड को समझने के लिए हमें इसे यूज करना है। व्हाट माय पॉइंट? सबको क्लियर है सब कुछ? चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग द टर्म केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसा मैंने बोला केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स यूज करने थे, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। ये दोनों हमने डिस्कस किए। अब हम वापस से अपने चैप्टर की मेन हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ये जो वर्ड इक्विलिब्रियम है, अब इस इक्विलिब्रियम टर्म का हम यूज करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस को समझने के लिए, ठीक है? तो मैं पर्टिकुलरली इक्विलिब्रियम टर्म का एक्सप्लेनेशन तो मैं दूंगा। तो क्या बोलना चाहिए कि अगर हम वापस से बात करें कि सपोज करो एक रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C प्लस D, ये केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर यहाँ स्टोइकियोमेट्रीज 1 2 3 4 कुछ भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैंने वहां पे दिया कि ये कंसंट्रेशन जो A है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, ये 2, ये 3 और ये 2, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मेरे पास है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्शन को मैंने हाफ एरो से दोनों तरफ लिखा, दैट मींस कि मैं यहाँ बोलूं कि कैसा रिएक्शन है, दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो टाइम t इक्वल 0 पे, टाइम t इक्वल 0 पे रिएक्टेंट्स की पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मैंने ली, दैट इज A मोल्स ऑफ A एंड B मोल्स ऑफ B पर लीटर। यानी हम इसको मान लें कि मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है। अगर ये कंसंट्रेशंस हैं तो टाइम t के अंदर यहां से कुछ अमाउंट डिसोसिएट होगा जो कि C और D में कन्वर्ट होगा, और C और D वापस उसे A और B में कन्वर्ट करेंगे। यानी टाइम के साथ हम लिखते हैं कि A माइनस x, इसका कोफिशिएंट 1 था। अब B क्या होगा, तो डबल यूज होगा। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में A के मोल से B के मोल्स डबल यूज होते हैं। तो अगर ये x यूज हुआ तो वी कैन से कि ये 2x यूज होगा। सेम इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, तो अब ये 3 टाइम्स बनेगा किससे, A से। 1 के कंपैरेटिवली ये 3 टाइम्स है, एंड सो ऑन। ये कितना टाइम्स है, दैट इज डबल, तो ये 2x फॉर्म होगा। तो अगर ये टाइम t पर मैंने लिया कि यहां से x अमाउंट ब्रेक हुआ, इधर 2x फॉर्म हुआ, इधर 3x बना, इधर 2x बना, तो आप यहां से देखो ऑब्जर्वेशन कि अगर इसके अकॉर्डिंग मैं लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूं, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमें यहां से क्या लिखना होगा, तो हमें बोलना होगा कि इक्वल के साइन के साथ एक कांस्टेंट के और ये दोनों कॉन्सेंट्रेशंस विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक पावर, तो a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर 2, a टू द पावर 1 और b टू द पावर 2, क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 थी। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, लेट इट बी कि दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फिर अगर हम आ जाएं सिमेट्रिकली कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या था, तो अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो C और D के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। रीजन, बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स मेरे पास कौन होंगे, दैट इज C एंड D। तो अगर वो C और D होंगे तो हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर लिखें तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में फिर से कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर 3 ये यहां से, एंड कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर 2 ये मेरे पास बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा। रीजन, C एंड D आर द रिएक्टेंट्स ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये मैंने दो रेट्स लिखे। यहां जो कांस्टेंट हमने डाला उसको भी हमने डिस्कस किया कि वो रेट कांस्टेंट है। अगर वो रेट कांस्टेंट है K, तो उस रेट कांस्टेंट में दोनों जगह K यूज नहीं कर सकते। मैंने सब्सक्रिप्ट लगाया K फॉरवर्ड एंड K बैकवर्ड। ये दो मेरे पास रेट कांस्टेंट हुए फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के।
अब यहां से आपने बोला कि ये रिएक्टेंट्स थे ए और बी, टाइम टी इक्वल 0, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशंस थी। स्टार्टिंग में सी और डी को क्या मान लें कि वो 0 थे। गॉट इट। अब इस रेट्स के अकॉर्डिंग बात करना, अगर मैं टाइम t इक्वल 0 की बात करूं, यानी स्टार्टिंग फेज की बात करूं कि टाइम t इक्वल 0 को हमने यहां पे ऑब्जर्व किया, तो टाइम t इक्वल 0 पे इन एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट होगी वो मैं बोलूं कि इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यानी ए और बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम के साथ ए और बी कम होते हैं, यानी इनिशियली टाइम t इक्वल 0 पर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम थी। फिर से बोल रहा हूं कि अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें टाइम t इक्वल 0 पे, तो क्योंकि ए और बी स्टार्टिंग में मैक्सिमम था जो कि लगातार कम होते जा रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्योंकि मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये रेट भी मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। मैंने इस हाथ से उस बात को स्कोर किया कि सपोज करो मैं ये बोलूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया, तो दैट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये मेरा राइट हैंड हुआ। आप इधर आ जाओ, तो अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं, तो बैकवर्ड रिएक्शन में सी और डी स्टार्टिंग में क्या है, दोनों 0। तो अगर ये दोनों 0 हैं, तो यहां अगर हम 0 पुट करें तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में क्या होगा, तो टाइम t इक्वल 0 पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज 0, क्योंकि आप ये कॉन्सेंट्रेशन या 0 पुट करोगे तो ये रेट क्या मिलेगा, 0। तो मैंने ये लेवल लिया कि ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है, ये 0 पर है। तो दैट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दैट इज द रेट ऑफ बैकवर्ड। ये राइट हैंड फॉरवर्ड का रेट, ये बैकवर्ड का रेट, और ये मैक्सिमम पे और ये मिनिमम पे है। अगर ये मैक्सिमम और ये मिनिमम पर है, तो आप फिर वापस कंसीडर करो एक टाइम t के बाद। तो इस ड्यूरेशन में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हम 0 टाइम से जब स्टार्ट हुए और t टाइम तक गए, तो लगातार मुझे a और b की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते हुए दिखाई दी, और सिमेट्रिकली अगर c और d की बात करूं तो इंक्रीज होते हुए दिखाई दी। तो फिर से देखना कि अगर ये रेट फॉरवर्ड रिएक्शन था, जो कि मैंने बोला टाइम t इक्वल 0 पे मैक्सिमम था, तो ये कंसेंट्रेशंस a और b लगातार यहां से क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अगर ये डिक्रीज होती जा रही है, तो इसके साथ अगर हम c और d को ऑब्जर्व करें, तो ये स्टार्टिंग में 0 थी और फिर टाइम के साथ ये क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। तो इधर आप c और d पर आ जाओ, तो ये कॉन्सेंट्रेशन लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज। दैट मींस ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लगातार 0 से क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब आप मेरे दोनों हाथ का मोशन देखना कि अगर मैं ये बोलूं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है, इसके नीचे जाने का मतलब ए और बी डिक्रीज हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। और बैकवर्ड रिएक्शन जो 0 पे था एट टाइम t इक्वल 0, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन की बैकवर्ड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। रेगुलरली ये रेट एक दूसरे के क्लोज आते रहेंगे, फॉरवर्ड का रेट कम होते जाएगा, बैकवर्ड का बट इंक्रीज होते जाएगा। ऐसा होते 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 एक पर्टिकुलर कंडीशन आएगी क्या, कि रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद हम इमेजिन क्या करते हैं कि उसके बाद क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड और नीचे चला जाना चाहिए और बैकवर्ड और ऊपर। लेकिन आप इमेजिन करना कि अभी तक क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा था, यानी ये तेजी से इसमें कन्वर्ट हो रहा था, और बैकवर्ड इधर की तरफ स्लो था क्योंकि ये रेट लो था। तो हमने बोला कि अगर ये दोनों रेगुलरली एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए इक्वल स्टेज पे पहुंचे, तो इस इक्वल स्टेज पे, यानी जब मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो गया, तो इस पर्टिकुलर स्टेज पे मुझे जिस रेट से ए और बी सी और डी में जाते हुए दिखाई देंगे, सेम उसी रेट से सी और डी वापस ए और बी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। अगर ऐसा है कि रिएक्टेंट जिस रेट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, उसी रेट से प्रोडक्ट वापस इस रिएक्टेंट को फॉर्म कर रहे हैं, तो आप बोलो कि ये कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर स्टेज पे कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर है क्यों? रीजन, जिस रेट से ए और बी डिकम्पोज हो रहा है, आपने इस कंडीशन को बोला कि दोनों तरफ रेट कैसा है, सेम। क्योंकि रेट सेम है, तो हमने बोला कि जिस रेट से ए और बी डिकम्पोज हो रहा है, उसी रेट से वापस फॉर्म हो रहा है, तो मुझे ये कांस्टेंट दिखाई देंगे। इधर आ जाओ, तो इधर हम बोले अगर ये 3x और 2x है, जिस रेट से ये दोनों फॉर्म हो रहे थे, उसी रेट से दोनों डिकम्पोज, क्योंकि रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल है, तो जिस रेट से अगर ये फॉर्म हो रहा है और डिकम्पोज हो रहा है, तो मैं बोलूं ये भी कांस्टेंट हो जाएंगी। और अगर ये दोनों टर्म्स कॉन्सेंट्रेशन की कांस्टेंट हैं और ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो यही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने यहां यूज की।
दैट मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो गया और ये एक्सप्रेशन भी कांस्टेंट हो गया, तो वी कैन से कि ये रेट भी कांस्टेंट हो गया और ये रेट भी कांस्टेंट हो गया, यानी ये दोनों रेट्स भी क्या बोले जा सकते हैं कि ये कांस्टेंट हो गए। अब अगर ये रेट्स कांस्टेंट हो गए और ये इक्वल भी हो गए तो वी कैन से कि हमारी इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन एक स्टेज में जाके ब्लॉक हो गई जहां दोनों तरफ रेट इक्वल है, मुझे लगातार ए और बी सी में डी में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं, उसी रेट से सी और डी वापस ए और बी में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ मुझे सबकी कंसंट्रेशन कैसी दिख रही है, कांस्टेंट। तो इस बात को समझना कि हम इस सिचुएशन में जब रेट फॉरवर्ड बैकवर्ड के इक्वल होगा तो एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि अगर मैं कंटेनर में बात करूं और इन सब रिएक्टेंट्स को उस कंटेनर में मैं लिए हुए हूं तो मुझे टाइम के साथ अब ए और बी और सी और डी की कंसंट्रेशन चेंज होते हुए नहीं दिख रही, यानी रिएक्शन ब्लॉक हो गई है, ऐसा मुझे ऑब्जर्व होगा। इस पर्टिकुलर स्टेज को जब रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हो जाए और केमिकल रिएक्शन एक पर्टिकुलर स्टेज में जाके ब्लॉक हो जाए, यानी मुझे किसी भी एक तरफ मूव होते हुए दिखाई नहीं दे, उस पर्टिकुलर स्टेज को ही हम नाम देते हैं कौन सा, इक्विलिब्रियम, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। यहां आप ये भी डिफाइन कर सकते हो दैट द केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन at which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, यानी theoretically अगर मैं बोलूं तो रिवर्सिबल रिएक्शन का वो स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सिर्फ वर्ड एक स्टेट को डिफाइन करता है किसी केमिकल रिएक्शन की, और उस स्टेट के अंदर रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड क्या होते हैं, इक्वल। इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम वर्ड में रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड हम थियोरेटिकली बहुत यूज करेंगे, लेकिन बेसिक लेवल पे ऑब्जर्व करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मिलेगा वो यही मिलेगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड के इक्वल है, लेकिन इसे फील करना दैट ये रिएक्शन की स्टेट को डिफाइन करता है जब उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाती है। इट मींस रिवर्सिबल रिएक्शन एक पर्टिकुलर स्टेज में जाके क्या हो जाती है, ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हम इसी कंडीशन को केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैंने तुम्हें बेसिक लेवल पे बताया दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सिर्फ इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन था। नो डाउट इस चैप्टर में एप्लीकेशन पोर्शन पे हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी होंगी। आगे इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स कुछ और हैं एप्लीकेशन के लिए, जिसे हम बोलते हैं ली-चैटलियस प्रिंसिपल, और कुछ फैक्टर्स जो हम ये देखेंगे कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के अगर इक्वल है तो हम कैसे इन रिएक्शंस के अंदर फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शंस को शिफ्ट कर सकते हैं। ये सारे चीजों पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स और बाकी फैक्ट्स के साथ हम ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ बाय फॉर टुडे। ओके।